Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today we are diving in a session over work going on since past. This is also known as present perfect continuous tense. So let us see what we are going to cover under this topic. Till now we have covered three categories under present time, that is habitual work, ongoing work in present time, and work done in present time. So that's what we have covered. Simple simple present, present continuous, and present perfect tense. So these are the topics we have covered. Today we'll be moving forward with this, that is present perfect continuous or work going on since past. तो समझेंगे कि वर्क गोइंग ऑन सिंस पास्ट इस टॉपिक को नाम क्यों दिया गया है और इसे पॉपुलरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बुलाते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज वर्क गोइंग ऑन सिंस पास्ट। तो डेफिनेशन की बात करेंगे तो इट डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल हैपनिंग नाउ। ये उन एक्शंस के को दिखाता है जो पास्ट में शुरू हुए थे लेकिन अभी भी चल रहा है, अभी भी हो रहा है। ठीक है, पॉपुलर नेम की बात करें तो इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसको और समझते हैं, इस नाम से भी समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों कहा जा रहा है इसे। आप याद रखिए, जो आपने पिछला टॉपिक किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हमने वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम भी बोला था, तो उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज किया था। याद है, हैज और हैव। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस तो है लेकिन हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव ही आएगा, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोला है। आप ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं जिसको हमने ऑनगोइंग वर्क इन प्रेजेंट टाइम कहा था। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। उसमें इज एम आर आप लगाते हैं। इज एम आर, क्या आपको याद है मैंने जो आपको स्टार्टिंग में डूअर, टाइम और एक्शंस के बारे में बताया था तो बीइंग वर्ब बताया था। क्या आपको याद है बीइंग वर्ब में क्या क्या आता है? किसी को याद है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बीइंग वर्ब में कितने फॉर्म्स हमने वहां पे डिस्कस किए थे? याद है किसी को? तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बी फॉर्म्स। ठीक है, तो जो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाते हैं इज एम आर, वो दरअसल में बी का फॉर्म ही होता है। बट जब हम हैज और हैव के बाद बी का फॉर्म लगाना चाहते हैं तो इज एम आर नहीं लगा सकते। और कंटिन्यूअस का रूल यही होता है, कंटिन्यूअस में हमेशा हम बी फॉर्म लगाते हैं उसके बाद ही आईएनजी आता है। तो हैज के बाद बीन लग जा रहा है, बी का थर्ड फॉर्म लग जा रहा है बीन, और हैव के बाद बीन लग जा रहा है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है बी फॉर्म्स तो मैं यहाँ पे आपको लिखवाना चाहूंगा। वहां पर आपको इज एम आर और वॉज वर के बारे में बताया गया था जब आपको पढ़ाया गया था तब। तो बी जो है, अगर हम बी की फर्स्ट फॉर्म की बात करें, ठीक है, हम फिफ्थ फॉर्म तक कर लेंगे। बी की फर्स्ट फॉर्म बी ही होती है। ठीक है, सेकंड फॉर्म की बात करेंगे तो पास्ट में वॉज और वर होती है। ठीक है, और थर्ड फॉर्म की बात करें तो बीन होती है। ठीक है, और फोर्थ फॉर्म की बात करें तो बीइंग होती है। ठीक है, इसी तरह से हम अगर फिफ्थ फॉर्म की बात करें प्रेजेंट वाले केस की, तो यहाँ पर ये इज एम आर हो जाती है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में भी हम इज एम आर का यूज करते हैं, जैसे आई एम अ डॉक्टर, यू आर एन इंजीनियर। ठीक है, तो ये बी वी वन है। बी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, पांच फॉर्म होती है ना। तो उसी तरह से फर्स्ट, ठीक है, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लिख सकते हैं। वी फर्स्ट, वी वी सेकंड, वी थर्ड, वी फोर्थ, ऐसे ही वी फिफ्थ, वी फिफ्थ।
तो इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसलिए भी दिया गया है क्योंकि यहाँ पर हैज हैव भी आता है, और क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इज एम आर तो लगा नहीं सकते अब। हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, आपको पता है। तो यहाँ पर बीन लगाया हमने, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बोला गया है। और उसके बाद आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो हम समझ पाए। तो दो तरीके से समझ सकते हैं वर्क गोइंग ऑन सिंस पास्ट, एक तो वो काम जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन अभी भी हो रहा है। ठीक है, लंबे समय से कोई काम चल रहा होता है तो हम उसको वर्क गोइंग ऑन सिंस पास्ट बोल देंगे, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोल देंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल रहने वाला है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, उसके बाद बीन लग जाएगा, हैज बीन या हैव बीन, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा। हाँ, आपने इसको अगर अपने टाइम में पढ़ा होगा तो इसमें इसके साथ अपने टाइम भी पढ़ा होगा। सिंस और फोर लगा करके टाइम लगाते हैं। ठीक है, मैं अभी उसकी बात क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। लैंग्वेज में जब हम पढ़ते हैं तो टाइम अब नहीं भी है तब भी, जैसे मान लीजिए आप बोले कोई काम आप लंबे समय से कर रहे हैं, अगर टाइम नहीं भी दे रखा है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। एक सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं, जैसे मैं जाता रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, पर मैं जाता रहा हूँ, ये कुछ अलग बात हो गई। ये वो बात हो गई जिसमें आप डिनोट कर रहे हैं कि मतलब लगातार आप जाते रहे हैं, लगातार जाते रहे हैं। एक मैं जा रहा हूँ, नॉर्मल, अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और आप बोल रहे हैं मैं जाता रहा हूँ, मैं स्कूल जाता रहा हूँ, तो वहां पर आप आई हैव बीन गोइंग बोलेंगे। ठीक है, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है, जैसे आपने बोला मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आपने बोला मैं सुबह से जा रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइम दे दिया गया, तो जब टाइम आपका दिया हुआ होता है तब भी हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही ले जाते हैं। आई हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। तो दो तरीके हो सकते हैं, एक तो लंबे समय से कोई काम किया जा रहा है ऐसा दिखा दिया जाए, तो वहां पर हैव बीन या हैज बीन प्लस आईएनजी लगा देंगे वो आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ, या वर्ब फोर्थ भी बोल सकते हैं, या फिर टाइम दे रखा होगा। ठीक है, तो टाइम वाले कॉन्सेप्ट को हम अभी समझेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हमने ये समझा कि वर्क गोइंग ऑन पास्ट, वर्क गोइंग ऑन सिंस पास्ट इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि कोई काम लंबे समय से, अतीत से शुरू किया गया था अतीत में, और वो चल रहा है लगातार। ठीक है, लंबे समय से चल रहा है। जनरली ये हम डेफिनेशन लेके चलते हैं, कोई काम लंबे समय से चल रहा है। बट हाँ, इस बात को हम याद रखेंगे, अगर टाइम दे रखा है तो जरूरी नहीं, अगर इवन आपको ये दे रखा है ना कि मैं 5 मिनट से यह काम कर रहा हूँ, तब भी आपको इसमें ही बनाना है क्योंकि उसने टाइम दे दिया है। ठीक है, तो नेसेसरी हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना। जैसे आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 5 मिनट्स, भले ही 5 मिनट से कर रहे हैं, अब लंबा समय नहीं है 5 मिनट, पर आपने क्या किया, टाइम स्टैंप दे दिया, यानी समय को आपने क्या किया है, एम्फेसाइज किया है, उस पर जोर दिया है। और जब समय पर जोर देते हैं आप, तब वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाता है। मैं यह काम कर रहा हूँ, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आई एम डूइंग दिस वर्क, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो आपने किया था, ऑन गोइंग वर्क इन प्रेजेंट टाइम। बट अगर आपने इसे टाइम दे दिया, भले ही 5 मिनट दिया है, चाहे 1 घंटे दिया है, 5 मिनट भी दिया है, तब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनाना होगा। आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, आप समझेंगे और गहराई से इसको। फिलहाल के लिए हमने समझा कि वो एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है उसको हम वर्क गोइंग ऑन सिंस पास्ट कहते हैं। इसका पॉपुलर नेम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर हम समझ गए, एक सब्जेक्ट यानी डूअर, उसके साथ हैज बीन या हैव बीन लगता है, और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, टाइम स्टैम्प नेसेसरी नहीं है, कभी कभी नहीं भी दिया जा सकता है कि मैं करता रहा हूँ, मैं खेलता रहा हूँ। ठीक है, आई बिन डांसिंग, आई बिन प्लेइंग, ये सब आप बोल सकते हैं बिना टाइम स्टैम्प के भी। पर यहाँ पे कुछ एग्जांपल है टाइम स्टैम्प के साथ। एग्जाम्पल ऑफ वर्क गोइंग ऑन सिंस पास्ट, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ता रहा हूँ, या फिर मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, शी हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रही है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, हम बस का इंतजार करते रहे हैं। इसका मतलब मालूम क्या है, वी हैव बीन लगाया, इसका मतलब बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई पूछे ना कि वी आर वेटिंग फॉर द बस और वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप बताएंगे कि पहले वाले में डिफरेंस ये है कि कोई अभी व्यक्ति खड़ा हुआ होगा, आराम से इंतजार कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही उसको। दूसरे में ये है कि हम इंतजार करते रहे हैं, मतलब अभी तक इंतजार ही कर रहे हैं। दूसरे में वो व्यक्ति दर्शाना चाहता है कि लंबा समय हो गया है इंतजार करते करते, या फिर वो उसके लिए समय की कीमत है। जैसे मैंने कहा ना कि कभी कभी 5 मिनट है, अगर टाइम स्टैम्प लगाया तो उसमें भी आ जाएगा। तो एक व्यक्ति बहुत ज्यादा
ऊब रहा है क्योंकि समय बीत रहा है, तो बोल रहा है वी हैव बीन वेटिंग फॉर द बस। और एक व्यक्ति बोल रहा है हाँ वी आर वेटिंग फॉर द बस, हम बस का इंतजार कर रहे हैं। तो वो नॉर्मल हो गया, जनरल जनरल वे में स्टेटमेंट डालना। और ये आप समय को महत्व दे रहे हैं। तो दरअसल में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, इसका कंस्ट्रक्शन ही समय को महत्व देने को लेकर के हुआ था। ठीक है, अगर आप इस तरह समझना चाहें तो। ठीक है, कि समय जा रहा है और एक अंदर बेचैनी से रहती है, अरे बहुत जल्दी, मतलब टाइम लेट हो रहा है। जैसे कहीं आप ऑफिस के लिए जा रहे हो और बस ना मिल रही हो, रास्ते में टंगे हो, तो आप एकदम से बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट सी होती है अंदर, कैसे हम पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 p.m. वे क्रिकेट खेल रहे हैं 3 बजे से, शाम के 3 बजे से। समय दे रखा है। ही हैज बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, वह प्रोजेक्ट पर काम करता रहा है या लंबे समय से काम कर रहा है, ये दर्शा रहे हैं हम यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब्स समझ लेंगे, जैसा आपने पिछले सेशन में समझा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाले में, वर्क डन इन प्रेजेंट टाइम वाले में। हैज जो है ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ आता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो वैसे ही हैज बीन हो जाएगा यहाँ पर। हैज के बाद बीन लग गया क्योंकि कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस है इसलिए बीन लगा देंगे क्योंकि वो बी का ही थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है। ऐसे ही आई वी यू दे, आई यू वी दे, ये या प्लूरल नाउन हो तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, हैव बीन। इस बात को याद रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए ही हैज बीन ईटिंग, वह खाता रहा है। दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग, वे अभ्यास करते रहे हैं। यूज ऑफ टाइम एक्सप्रेशंस, इस चीज को ध्यान देंगे, जो टाइम स्टैम्प है या फिर टाइम एक्सप्रेशन बोले, तो सिंस कहाँ लगाना है और फॉर कहाँ लगाना है। ठीक है, आप लोगों ने शायद अपने स्कूल टाइम में इसको इस तरह से पढ़ा होगा कि सर्टेन टाइम के लिए सिंस लगाते हैं, अनसर्टेन के लिए फॉर लगाते हैं। मैं उन सब चीज़ों में आपको उलझाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि सर्टेन और अनसर्टेन क्या होता है उसमें ही हम फिर फंस के रह जाते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे कि सिंस कहाँ पर यूज करना है और फॉर कहाँ पर यूज करना है। सिंस का यूज आप करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। दूसरी भाषा में मैं इसको ट्रिक के हिसाब से बोलूँ तो इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, ट्रिकी वे में हम इसको कह सकते हैं कि हमें सिंस का यूज करना है नेम ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, इस बात को ध्यान से नोट कर लेंगे। सिंस का यूज आप करेंगे नेम ऑफ टाइम के लिए। अब ये अगर आप इसको इस तरह से याद रखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। एक बार समझेंगे बस। सिंस का यूज करना है नेम ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज करना है काउंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये आप एक ट्रिक के रूप में से याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं अभी समझेंगे हम इसको। ठीक है, एक्सेप्शन क्या क्या लग सकता है वो भी समझेंगे। तो हमने समझा सिंस यानी पॉइंट ऑफ टाइम है, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम है। सर्टेन अनसर्टेन का हमने झंझट छोड़ा। भले ही ग्रामर में आपको देखने को मिले कि सर्टेन टाइम के लिए सिंस और अनसर्टेन के लिए फॉर, तो हम उसमें फंसेंगे नहीं, क्योंकि सर्टेन और अनसर्टेन में ही कंफ्यूजन होने लगता है फिर। ठीक है, चलिए तो हम इसको समझते हैं। तो जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, यानी कि किसी समय के बिंदु से दूसरे समय तक चल रही है बात, एक समय बिंदु से शुरू हुई है। ठीक है, तो इसको हम नेम ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं। कैसे, मैंने कहा कि मैं सुबह से टहल रहा हूँ। ठीक है, सुबह से टहल रहा हूँ। बताइए सुबह को आप काउंट कर रहे हैं या फिर ये नेम है। कमेंट सेक्शन में लिखिए, एन और सी। एन फॉर नेम, सी फॉर काउंट। मैं सुबह से टहल रहा हूँ, आपके मन में क्या आया, नेम आया या काउंट आया। सुबह से, मैं सुबह से टहल रहा हूँ। ठीक है, आपके मन में नेम आया, बहुत बढ़िया। मैं सुबह से टहल रहा हूँ नेम ऑफ टाइम है। ऐसे मैं बोलूं वह बचपन से गाना गा रही है, क्या है, काउंट ऑफ टाइम या नेम ऑफ टाइम। बचपन से गाना गा रही है, बचपन से गाना गा रही है। वह बचपन से गाना गा रही है, बताएंगे जल्दी से, काउंट ऑफ टाइम या नेम ऑफ टाइम। करेक्ट, आपने बोला कि नेम ऑफ टाइम है, नेम है। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूं वह 5 दिनों से यहाँ आ रही है। 5 दिनों से, बताइए। बिल्कुल सही, आपने कहा काउंट ऑफ टाइम है। वह 5 दिनों से यहाँ आ रही है, काउंट ऑफ टाइम है। अच्छा ऐसे ही बताइए, वह 5 घंटे से पढ़ रहा है। नेम ऑफ टाइम या काउंट ऑफ टाइम। 5 घंटे से, आपने कहा काउंट ऑफ टाइम। अच्छा, 5 घंटे से पढ़ रहा है। अब मैं बोलूँ वह 5 PM से पढ़ रहा है, 5 PM से।
शाम के 5 बजे से पढ़ रहा है, बताइए। नेम ऑफ टाइम या काउंट ऑफ टाइम? सोचिए समझिए बताइए। 5 PM, 5 PM से पढ़ रहा है। सुरजीत जी और राहुल जी नेम ऑफ टाइम बता रहे हैं। सावन जी आपका क्या? वह 5 बजे से पढ़ रहा है। 5 PM। आप कंफ्यूज हैं? ठीक है, समझते हैं इसको। 5 PM जो है वो घड़ी पर समय का नाम दर्शाया जा रहा है। ठीक है, समय को हमने पकड़ने की कोशिश की है, उसको इंडिकेट करने की कोशिश की है। 5 घंटे और 5 बजे में यही फर्क होता है। मुझे बताइए, घड़ी में अगर जेन्युइनली घड़ी की बात करें तो जेन्युइन घड़ी हमारी होती है 24 आवर वाली घड़ी। हालांकि हम उसको 12 घंटे वाली घड़ी में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे सुबह के 5 बज रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं, दोनों में अंतर है। सुबह के 5 बज रहे हैं उसका मतलब होता है 5 ओ क्लॉक, और शाम के 5 बज रहे हैं उसका मतलब होता है 17 ओ क्लॉक। ठीक है, बट हम व्यवहार की भाषा में उसको ढालने के लिए 5 AM और PM करके डिनोट कर लेते हैं, या फिर हम बोलते हैं 5 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, बट समय में दो 24 घंटे होते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो उस तरह से हम चीजों को देखते हैं। अब यहीं पे एक एक चीज और बनती है, क्वेश्चन आपका आता है कि आपको पता है AM और PM का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी को पता है यहाँ पे? AM और PM का फुल फॉर्म? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इस पे बात कर लेंगे। आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि जो समय है वो 24 घंटे के लिए होता है, और अगर हम सही रूप से देखें ना तो 5 बजता है घड़ी में केवल एक बार, सुबह को। ठीक है, 17 बजते हैं शाम में एक बार। ठीक है। हाँ, अब चलिए व्यवहार की भाषा में अपने 12 घंटे में कन्वर्ट कर भी लिया, तब भी 5 दो बार ही तो बजेगा। इसका मतलब वो निश्चित चीज है, वो नेम ऑफ टाइम है, वो काउंट ऑफ टाइम नहीं है। ठीक है, काउंट ऑफ टाइम नहीं है। काउंट ऑफ टाइम क्या होता है? जब आप घंटों को गिन सकते हैं। आप बजे को नहीं गिनते, बजे तो टाइम स्टैम्प है, समय स्टैम्प का नाम है, एक्चुअली टाइम स्टैम्प का नाम है। घड़ी पर एक समय का नाम है, तो इसलिए हम उसको नेम ऑफ टाइम में ही कंसिडर करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन आपको अगर इस ट्रिक में होगा तो यहीं पर होगा। आपने आपने देखा 5 बजे, आपने एक नंबर देखा नहीं कि एकदम छटपटाने लगेंगे कि अरे अरे अरे, ये तो काउंट ऑफ टाइम है। ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है नंबर तो दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है। अगर उसके बाद कोई मॉड्यूल, मानक या यूनिट दे रखा है तो हम उसको काउंट ऑफ टाइम मानेंगे। यूनिट दे ही नहीं रखा है तो काउंट ऑफ टाइम कैसे मान लेंगे? 5 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक, क्लॉक कोई यूनिट नहीं है। हाँ, 5 आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स ये यूनिट हो सकते हैं, किलोमीटर्स ये यूनिट हो सकते हैं, पर क्लॉक कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, चलिए ऐसे में एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। बताइएगा, 50 सालों से काउंट ऑफ टाइम है या नेम ऑफ टाइम? 50 सालों से, 50 सालों से, 50 सालों से काउंट ऑफ टाइम है या नेम ऑफ टाइम? ठीक है, पिछले साल से बताइएगा, काउंट ऑफ टाइम है या नेम ऑफ टाइम? पिछले साल से, पिछले साल से, पिछले साल से बताएंगे जल्दी से। काउंट ऑफ टाइम या नेम ऑफ टाइम? या पिछले साल यूनिट है और कोई नंबर आया है यहाँ पे? चेक कीजिए और आंसर कीजिए। पिछले साल कोई यूनिट है क्या? तो एक तरीका हमने और सीखा कि यूनिट होना चाहिए और नंबर आना चाहिए, दोनों ही आने चाहिए। राइट, तो पिछले साल सावन जी बोल रहे हैं काउंट ऑफ टाइम है। ठीक है, सावन जी से पूछना चाहेंगे कि सावन जी आप अनम्यूट कीजिएगा। पिछले साल काउंट ऑफ टाइम कैसे है, एक्सप्लेन। एम आई ऑडिबल सर? यस यस, यू आर ऑडिबल। सर उसमें कोई एक तो नंबर का कोई नंबर मेंशन नहीं है और यूनिट भी मेंशन नहीं है, इसलिए हम काउंट ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं। नंबर मेंशन नहीं है, यूनिट मेंशन नहीं है, तो काउंट ऑफ टाइम कैसे हो गया? नंबर और यूनिट मेंशन हो तो काउंट, तब काउंट ऑफ टाइम होगा ना। नंबर यूनिट में से दोनों मिसिंग है तो काउंट ऑफ टाइम तो हो ही नहीं सकता। तब तो नेम ऑफ टाइम होगा ना। ये तो उल्टी डेफिनेशन हो गई कि नंबर भी नहीं है, यूनिट भी नहीं है, काउंट ऑफ टाइम कर दो, वो तो गलत बात हो गई ना। तो सर अगर लास्ट 2 ईयर अगर होने से, हाँ, लास्ट ईयर जैसे बोल रहे हैं, लास्ट ईयर बोल रहे हैं आप, पिछले साल से। ठीक है,
आई गॉट। साल, हाँ साल दे रखा है पर वहां पर नंबर तो नहीं है ना। दोनों में से अगर एक भी नहीं होगा तो नंबर काउंट, नहीं है। हाँ दोनों में से अगर एक भी नहीं होगा तो काउंट ऑफ टाइम कैसे बोलेंगे आप। हाँ पिछले 10 सालों से होता तो मैं आपकी बात एक्सेप्ट कर लेता, यस। यूनिट ईयर हो गया, ईयर को हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि यूनिट में हम उसको, यूनिट उसको ही कहेंगे ना जो, जो एक काउंटेबल चीज हो, जिसको मेजर किया जा सके उसको यूनिट कहेंगे, जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको यूनिट नहीं कहेंगे। यस यस। तो चलिए ईयर्स हम मान ले रहे हैं, एक यूनिट के रूप यस में ले लिया। पर पिछले 10 सालों से होता तब 10 को हम लेते तब काउंट ऑफ टाइम होता, पर पिछले साल है, समझ रहे हैं बात को। यस। अब ऐसे ही आप सभी लोग आंसर करेंगे, बताएंगे आप लोग कि अगर 2010, सन 2010 से मैं बात कर रहा हूं तो क्या होगा, काउंट ऑफ टाइम या नेम ऑफ टाइम। सन 2010 से, सोचिए समझिए बताइए। मैंने 2010 सालों से नहीं बोला, मैंने सन 2010 से बोला, सोच समझ के बताएंगे। सन 2010 से, एक वर्ष था जिसको हमने 2010 कहा था, उस टाइम से अब तक की बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं। राहुल जी आपका आंसर नहीं आया, राहुल जी ने बहुत बढ़िया चीज लिखी है, एएम, मैं भूल रहा था उसको। आपसे पूछा था क्वेश्चन मैंने। तो एएम बिल्कुल सही है। एंटी मेरिडियम बोलते हैं एएम को, यहाँ पे मैनेडियम, मैनेडियम भी बोलते होंगे, मेरिडियम बोलते हैं एएम को, ठीक है। मेरिडियम, शायद स्पेलिंग गलत लिखी है उन्होंने, मेरिडियम, मेरिडियम बोलते हैं। इसका मतलब होता है बिफोर मिड डे, और पीएम पोस्ट मेरिडियम बोलते हैं, यानी दिन के बाद, ठीक है, 12 बजे के बाद का टाइम। चलिए ठीक है, आपने यहाँ पर राहुल जी ने काउंट ऑफ टाइम बोला है। राहुल जी बताएंगे काउंट ऑफ टाइम क्यों है 2010 से, सन 2010 से। अनम्यूट कीजिए, क्योंकि नंबर देखा आपने, ऐसा क्या, राहुल जी यस बताइए। सर। अब सर बताइए। नंबर देखा इसलिए। इसमें यूनिट क्या है फिर, यूनिट इसका आगे क्या आएगा, सन 2010 से बोला हमने, ठीक है। यूनिट बताइए, नंबर भी होना चाहिए, यूनिट भी होना चाहिए काउंट ऑफ टाइम में। हाँ। तो यूनिट दे क्या है। हैव बीन हम्म। दे हैव बीन हियर फॉर लॉन्ग हियर फॉर 10 years। 10 ईयर्स, ईयर्स यूनिट हो सकता है पर 2010, 10 सालों से नहीं बोला मैंने, मैंने बोला सन 2010 से। तो ये ईयर का नाम है या फिर इतने साल हैं जो बीते हैं, हाँ। काउंटिंग है या नेम है। नो आइडिया। आइडिया नहीं नो है। आइडिया। समझिए इसी चीज को, इसी चीज को समझिए, सभी लोग ध्यान से ओके। देखेंगे। नेम ऑफ टाइम को पॉइंट ऑफ टाइम भी बोला गया है। मैं 2010 सालों से बोलता हूँ ना, 2010 सालों से, तो यहाँ पर मैं गिनती में बात कर रहा हूँ कि हाँ 2010 साल बीत गए हैं। पर अगर मैं 2010 से बोल रहा हूँ या सन 2010 से बोल रहा हूँ, तो मैं ईयर के नाम की बात कर रहा हूँ कि वो साल जिसका नाम 2010 था, इस साल का नाम क्या होगा, 2025, ठीक है। हाँ नंबर है, एग्री करता हूँ, पर यहाँ पर यूनिट पाना चाहेंगे तो वो आप मिस करेंगे। अगर आप यूनिट ऐसे बोलेंगे 2010 ईयर्स, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि 2010 साल हो जाएंगे फिर वो, जबकि ये आपने बोला सन 2010 से। जैसे आप सोचिए, मैं अगर बोलता हूँ, एक सेंटेंस बनाता हूँ कि मैं 2010 से पढ़ रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2010। पर मैं बोलता हूँ कि मैं 2010 सालों से पढ़ रहा हूँ, तब ये हो जाएगा ना, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2010 ईयर्स। दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, अगर आप बोल रहे हैं मैं 2010 से पढ़ रहा हूँ, तो ठीक है, मतलब अभी आपको 15 साल हुए हैं पढ़ने के लिए। पर अगर आपने बोल दिया मैं 2010 सालों से पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब बहुत लंबा समय हो गया, इतने आप तो कैसे जीवित रहे, तो वही क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो फॉर और सिंस यहाँ पर बहुत बड़ा बवालबाजी हो जाएगी अगर आपने 2010 से पहले आपने क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया, इसका मतलब 2010 सालों से आप पढ़ रहे हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप समझेंगे कि 2010 यहाँ पर सन की बात हुई है। हाँ इतिहास की बात कर रहे हैं किसी की, तो कोई चीज 2010 साल पुरानी है, कि ये मूर्ति यहाँ 2010 सालों से है, ठीक है। दिस स्टैचू हैज बीन हियर फॉर 2010 ईयर्स, वो अलग बात है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल
जो कुछ चीजें होती हैं जहाँ पर मूर्तियां निकलती हैं, और भी बहुत सारी मतलब आर्कियोलॉजी के पार्ट होते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी एंटीक, बहुत ही ओल्ड है, बहुत प्राचीन है, तो वहां पर आप बोल सकते हैं। पर इस चीज को समझेंगे कि जब हम बात करते हैं किसी साल के नाम की, जैसे 2025 चल रहा है, तो ये ईयर की हम काउंटिंग के रूप में नहीं कहेंगे, हम इसको एज अ नेम ऑफ ईयर लेंगे। ठीक है, तो इन दो चीजों को समझना है आपको। कंफ्यूजन केवल दो ही जगह होता है, एक घड़ी में कितने बजे हैं उस जगह, 4 बजे 5 बजे, यहाँ सेंस लगेगा, और ईयर के नेम की जगह पर, क्योंकि इसको आप काउंट ऑफ टाइम समझ लेते हैं। तो एक ईयर नेम और एक कोई 5 o'clock फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, कितने बजे हैं। ठीक है, साल का नाम या समय का नाम ऐसे बोल सकते हैं, टाइम नेम, है ना, साल का नाम या समय का नाम। तो दो तरीके हैं, एक तो नेम ऑफ टाइम आप ट्रिक याद रख सकते हैं। तो वो जो 2010 है, दरअसल में वो साल का नाम था, सन 2010। हाँ, 2010 सालों से बोलता तब काउंट ऑफ ईयर, काउंट ऑफ टाइम हो जाता। ठीक है, अब चलिए एक कुछ और ऐसे भी हो सकता है, मैं आपसे बोलूं, मैं तब से यहां रह रहा हूं जब से तुम यहां आए हो। ये बताइए नेम ऑफ टाइम है या काउंट ऑफ टाइम? मैं तब से यहां रह रहा हूं जब से तुम यहां आए हो, समय का एक हमने बिंदु से बात की, कब से रह रहा हूं, उस समय से जब से तुम यहां आए हो। तो नेम ऑफ टाइम है या काउंट ऑफ टाइम? राहुल जी ने लिखा है, बताएंगे जल्दी से। मैं तब से यहां रह रहा हूं जब से तुम यहां आए हो। नहीं सोच पा रहे हैं? मैं तब से यहां रह रहा हूं जब से तुम यहां आए हो, नेम या काउंट? सावन जी ने लिखा है नेम ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ तो आपको कोई न तो नंबर दिख रहा है ना तो यूनिट दिख रहा है, तो इतने कंफ्यूज क्यों है? यहाँ तो नेम ऑफ टाइम ही होगा ना। मैं तब से रह रहा हूँ यहाँ पर जब से तुम आए हो। आई हैव बिन लिविंग हेयर सिंस यू हैव अराइव्ड हेयर, या फिर सिंस यू हैव कम। मैं तब से रह रहा हूँ यहाँ पर जब से तुम यहाँ आए हो। ठीक है, नेम ऑफ टाइम। सर तो जब से वो रह रहे हैं वो कोई समय रहा होगा ना सर, जब वो आए होंगे तो उसको तो काउंट कर सकते हैं हम। समय रहा होगा तो समय तो हमारे क्वेश्चन में होना चाहिए था ना, क्वेश्चन में है ही नहीं, अगर होता तो हम काउंट कर लगा देते। अभी तो है नहीं ना समय। मतलब क्वेश्चन में होना जरूरी है सर। हाँ, जैसे वो बोलते कि हम 20 सालों से रह रहे हैं, तो अब कह देते हैं हाँ बिल्कुल, ये काउंट ऑफ टाइम है। ठीक है, फिलहाल ठीक। प्रेजेंट में क्या मौजूद है उसको लेकर के हमें करना है। ठीक, तो अब आप नेम ऑफ टाइम को इस तरह से समझ पाए होंगे कि जनरली आपने जितने भी देखे हैं एग्जाम्पल, उसमें एक पॉइंट की बात हो रही है कि वो जब से यहाँ पर आए हैं तब से हम यहाँ पर रह रहे हैं, वो पॉइंट ही तो है। ऐसे 2010 साल, 2000 सॉरी सन 2010 से, तो वो भी तो पॉइंट ही है ना, कि साल शुरू हुआ था 2010, या फिर 2010 साल की बात हो रही है, तो एक पॉइंट से अभी तक की। ऐसे मैं बोलूं 25 जनवरी 2005 से, तो ये भी नेम ऑफ टाइम ही हुआ ना। 25 जनवरी 2005 एक पॉइंट ऑफ टाइम भी हो गया और नेम ऑफ टाइम भी हो गया, उस दिन का नाम रख दिया हमने। ठीक है, कोई डेट होती है ना, उसको आप नेम ऑफ टाइम में ही लेंगे, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, डेट भी आपका किस में आ जाएगा, नेम ऑफ टाइम में आ जाएगा। ऐसे मैं बोलूं सोमवार से, क्या होगा, नेम ऑफ टाइम या काउंट ऑफ टाइम? दिन का नाम है ये, सोमवार से, नेम ऑफ टाइम। नेम ऑफ टाइम ही होगा, कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं सभी लोग लिखेंगे। तो सोमवार से नेम ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, जैसे हिंदुओं में चलता है एक कल्चर, 16 सोमवार व्रत, तो मैं बोलूं कि वह 16 सोमवारों से व्रत रख रही है, 16 सोमवार से व्रत रख रही है, तो अब क्या होगा, नेम ऑफ टाइम या काउंट ऑफ टाइम? 16 सोमवार से व्रत रख रही है, 16 सोमवार से, मतलब सोमवार तो नाम था, पर अब से 16 सोमवार कर दिए हमने। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, काउंट ऑफ टाइम, क्योंकि सोमवार को अब काउंट करने लगे ना, एक एक सोमवार आ रहा है उसको काउंट कर रहे हैं 16 सोमवार से। ठीक है, लेकिन इसी जगह मैं आपसे कुछ और बोल दूं तो इसको थोड़ा सही रूप में लीजिएगा। मैं बोलूं 16 जनवरी से,
तो क्या आप इसको काउंट ऑफ टाइम बोल देंगे? ये डेट का नाम हो गया, 16 जनवरी से वो आ रहा है, बताइए क्या बोलेंगे? 16 सोमवार वो अलग सेंस में था, 16 जनवरी अलग सेंस में है। बिल्कुल सही, आप पहचान पाए नेम ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ 16 जनवरी डेट है। वो 16 सोमवार उस सेंस में था कि हाँ 16 सोमवार काउंट किए हैं। ठीक है, सोमवार कोई डेट में तो आएगा नहीं। आई होप आप समझ पाए होंगे यहाँ पर। तो एक तो चीज हो गई, या तो पॉइंट ऑफ टाइम से आपको समझ में आ जाए, या तो नेम ऑफ टाइम से आ जाए। नेम ऑफ टाइम मतलब समय का नाम होना चाहिए, और काउंट ऑफ टाइम मतलब समय की गिनती होनी चाहिए। ठीक है, समय को गिना जा सकता है। गिनती में दो चीजें नेसेसरी हैं, एक तो नंबर और दूसरा यूनिट। दोनों में से अगर एक की भी कमी है तो काउंट ऑफ टाइम नहीं माना जाएगा। ठीक है, नंबर और यूनिट दोनों होने चाहिए। तो अब मैं कुछ भी आपसे पूछ सकता हूँ, राइट? चलिए बताइए, तुम्हारे आने से पहले ये क्या है, नेम ऑफ टाइम या काउंट ऑफ टाइम? तुम्हारे आने से पहले से, तुम्हारे आने से पहले से, नेम ऑफ टाइम। ठीक है, तुम्हारे आने से पहले से। ठीक है, अच्छा, और बताइए, पिछले कई सप्ताह से, कई सप्ताह ध्यान दीजिएगा, पिछले कई सप्ताह से, मैनी वीक्स, लास्ट मैनी वीक्स, फ्यू वीक्स में कम हो जाएगा। ठीक है, पिछले कई सप्ताह से। हम्म काफी लोग नेम ऑफ टाइम बोल रहे हैं। राहुल जी ने काउंट ऑफ टाइम बोला है। अच्छा, मैं केवल पिछला हटा दूं, मैं बोलूं कई सप्ताह से, तो आप क्या सोचेंगे? कई सप्ताह से, कई सप्ताह से क्या सोचेंगे इसमें? कई का मतलब क्या होगा यहाँ पर? इसका मतलब ये होगा कि नंबर तो था पर नंबर याद नहीं है, नंबर तो था पर नंबर याद नहीं है, और काफी बड़ा नंबर था, इसलिए हम वहां पे मैनी लगा रहे हैं। मैनी, सम, फ्यू, ये सब क्या है? नंबर याद नहीं होता है, तब आप वहां पर यूज कर लेते हैं। मैं बोलता ना कई दिनों से वो यहाँ आ रही है, शी हैज बिन कमिंग हियर फॉर मैनी डेज। तो ये बात भी आपको समझना जरूरी है, इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया। आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे तो नंबर आया नहीं। नंबर आया है पर वो दिख नहीं रहा है। नंबर किस फॉर्म में आया है? नंबर उस फॉर्म में आया है कि कभी कभी होता है कि हमें नंबर याद नहीं होता, तो हम राउंड ऑफ करके बताते हैं, मतलब लगभग हाँ ऐसे वैसे। कई दिन हो गए हैं, मतलब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली बट कई दिन हो गए हैं। तो फॉर मैनी डेज, कुछ दिन हो गए हैं, फॉर सम डेज। तो सम मैनी ये क्या है? ये क्वांटिटी को ही दर्शाते हैं, बट नंबर यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो इसको भी याद याद रखेंगे आप। मैनी हो गया, ठीक है, फ्यू हो गया, सम हो गया, इसमें भी गिनती ही तो हो रही है। ठीक है, तो हमने जो दो बातें बोली थी कि नंबर और यूनिट, इसमें भी वही चीज शामिल हो रही है, बट इसमें थोड़ा हिडन वे में है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ऐसे बताएंगे, कई वर्षों से, क्या होगा यहाँ पर? कई वर्षों से, कई वर्षों से, नेम ऑफ टाइम या काउंट ऑफ टाइम? कई वर्षों से, मैनी इयर्स, कई वर्षों से, बताइए। काउंट ऑफ टाइम, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। तो ये काउंट ऑफ टाइम आप समझ पाए। ऐसे बताऊं, बताइए मुझे, कुछ महीनों से, नेम ऑफ टाइम काउंट ऑफ टाइम, कुछ महीनों से, काउंट ऑफ टाइम, बढ़िया। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, बाकी और भी हम इस पे करते रहेंगे डिस्कशन।
तो अब हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 AM। AM जो है वो समय का नाम यहाँ दर्शा रहा है, सुबह के 7 बजे। घड़ी पर सुबह के 7 बजे हुए हैं, तो इसलिए सिंस आया है। तो जहां पर भी नेम ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी वहां सिंस, जहां पर पीरियड ऑफ टाइम या फिर काउंट ऑफ टाइम की बात होगी वहां फॉर। दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years। वो यहाँ पर, वे लोग यहाँ पर 5 सालों से रह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, यानी हैज बीन या हैव बीन, उसके साथ बीन लगता है ना, तो हैज बीन या हैव बीन, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाने वाले हैं। तो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता रहा हूँ। समय नहीं दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आप समय लगा सकते हैं। सिंस मॉर्निंग फॉर 2 hours। सी हैज बीन कुकिंग लंच, वह खाना पकाती रही है, लंबे समय से पकाती रही है इसका मतलब। या फिर सिंस मॉर्निंग फॉर 2 hours, फॉर एन आवर, एन आवर मतलब 1 घंटे से। तो ऐसे ही आपको बनाना है यहाँ पर मेक अफर्मेटिव सेंटेंसेस यूजिंग स्टडी। बताइए, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? सर 7 AM की जगह 7 hours होता तो कैसे बोल सकते हैं? 7 hour होता तो फॉर 7 hours बोलते। 7 AM की जगह अगर 7 hours होता तो फॉर लग जाता। ठीक है, क्योंकि फिर काउंट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी दूसरे लिंक से भी ज्वाइन करना है आपको, ये अगर एक्सपायर हो जाए तो। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, बताइए स्टडी का। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, दूसरे लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा, ये बंद होने वाली है। तब तक आंसर कीजिए, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। यस, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। बढ़िया, दूसरे लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा।